कि हमारी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 3 लाख रुपया तक होती थी, इसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख किया गया है। किसान क्रेडिट की क्रेडिट लिमिट को 5 लाख तक करवाया गया है, यानी लगभग भारत में 2,25,000 ग्राम पंचायत है, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खुल चुके हैं और 50,000 खुलेंगे। उसके अलावा साइंस लैब के लिए अलग पैसा जैसे आ रहा तो आते रहेगा, लेकिन इस अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 3-4 पंचायत के अंदर ऊपर एक क्लस्टर बन जाएगा। मित्रों, इन दिनों में देश की फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के बजट लोकसभा में रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 3rd कंज्यूकेटिव टर्म में दायित्व लेने के उपरांत यद्यपि हमने पिछले 2024 में वोटर अकाउंट करने का हमें अवसर मिला था, लेकिन चुनाव के कारण एक फुल फ्लेज बजट सामने रखना संभव नहीं था। एक प्रकार से भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार चुनने के बाद इस बार का ये पहला फुल फ्लेज बजट है। बजट आज देश भर में डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रहा है और उसकी बारीकी से देश उसको कई विषयों में चर्चा कर रहा है। मित्रों, मैं पब्लिक लाइफ में पिछले 40 साल से हूं और आप लोगों की आदरणीय लाहिरी जी का उससे ज्यादा अनुभव है, विशेष करके आर्थिक जगत में। और आप सब कोलकाता जैसे एक देश की प्रमुख स्थान की मीडिया से जुड़े हुए मित्र, मैं 40 साल इसीलिए उल्लेख किया, हम पिछले 11 साल से दायित्व में है केंद्र में, राज्यों में भी हम लोग दायित्व में कई प्रदेशों में हैं। हम प्रतिपक्ष के नाते भी भूमिका में कई राज्यों में है, देश में भी लंबा समय रहे। अटल जी की शासन की दायित्व रहा कुछ काल, और एक स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के नाते जब हम बजट को देखते थे, हमारी जैसे जैसे समझ बनी, मैं इस बार की बजट में एक नया प्रारूप देख पा रहा हूं। नया प्रारूप ये है, बजट के बाद, अच्छा बजट ऐसा एक चीज है, घर में भी हो या देश में भी हो, यू कैन सेटिस्फाई एवरीबॉडी। मैं जब स्कूल में था तब बजट की मेरे रुचि की विषय होता था, एक पाई चार्ट होता था। आप लोग लिखते थे कि पैसा आया कहां से और पैसा जाएगा कहां, और फिर उसकी आलोचना होती थी, भाई इसको इस वर्ग को मिला, इस वर्ग को नहीं मिला, इस वर्ग को और मिलता तो अच्छा होता, ये छूट गया, ये रिबेट और मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे पब्लिक लाइफ में और मेरे मेमोरी में, शायद अशोक भी उसको और कभी बता पाएंगे, पहला बजट है जिसकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये बजट जो आप लोगों की शब्द में एक है, मैं उसको कोट करता हूं, विन बजट। सभी पक्ष, माने हमारे जो प्रजातंत्र में प्रतिद्वंदी भी, मैं यहां का युवराज का भाषण देख रहा था 2 दिन पहले बजट में। मैं बड़े बारीकी से देखता हूं, मैं पूर्वी भारत से हूं, जब बंगाल का भी कोई विषय होता है मेरे लिए उतना ही प्रिय विषय होता है, और मैं मानता हूं मेरा भी दायित्व है इस विषय में थोड़ा समझना और कोशिश करना क्या चल रहा है। मैं उस बजट को भी देख रहा था। क्या ऑपोजिशन की एक ऑपोजिशन सेक में कहने के लिए कुछ कहना पड़ता है, ऐसे ही कुछ था, रिवर्स रॉबिनहुड। मैंने एक नया अंग्रेजी में शब्द भी सुना, हमारे तो कुछ समय समझ की बाहर रहा, लेकिन विषय कुछ नहीं था। मित्रों, इस बजट में
मैं आपके सामने आज आया हूं। पार्टी ने एक योजना बनाई है, देश भर में हम बजट को लेके एक संवाद खड़ा करें, आप लोगों के बीच में खड़ा करें, समाज में खड़ा करें। पिछले दिनों में, पिछले 10 दिन से, एक से आज हो गया 9 तारीख, पिछले 9-10 दिनों में आप लोगों ने उस पर एक डिबेट भी बनाई है। ये ग्रोथ सेंट्रिक बजट है। जो ग्लोबल सिनेरियो है, सप्लाई चेन की डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इस सारे के अंदर विश्व में जो स्थिति है उसमें से भारत में आवश्यकता था हम ऐसे एक बजट लाए जो ग्रोथ को पूछ दे। ये बजट में सर्वसम्मत एक मत बनाए कि इसे ग्रोथ एक्सेलरेशन करने के लिए बजट की एक मूल स्ट्रैटेजी है। बजट सर्वसमावेशी हो, इंक्लूसिव हो। समाज में बॉटम ऑफ द पिरामिड से शीर्ष स्थान में बैठे हुए लोगों तक लगनी चाहिए बजट में मेरा भी कुछ अंश है, मेरे लिए भी कुछ बजट में है। इसको इंक्लूसिव बजट, समावेशी बजट, सर्वसमावेशी बजट कहा जाता है। ये बजट के एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, ये बजट मस्ट बी इंक्लूसिव वन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। समाज में अर्थनीतिक गति देने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश की दायित्व सरकार की तो है ही। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन हेल्दी स्ट्रैटेजी है, हेल्दी कंडीशन ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर भी एश्योर फील करे कि मैं भी यहाँ इस देश में या इस राज्य में पैसा निवेश करना एक अच्छी लक्षण है। और देश की फिस्कल पॉलिसी से ही इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की एक गति आती है। ये बजट इन दिनों में जो एक बायंशी आई है बाजार में और एक उत्साह आई है। अभी जैसे मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कहूं, अभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात की कल्पना किया था। स्टेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा शुरू की थी। आज तो हर एक राज्य एक हेल्दी कंपटीशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन खुद को प्रमोट कर रहा है। यहां का भी सरकार कर रहा है। हम अभी पिछले 15 दिन पहले उड़ीसा की उत्कर्ष समावेश करवाए। ये सब इंडिकेट करता है कि हमारे वहां प्राइवेट सेक्टर एक बार रीएश्योर हो। नेशनल फिस्कल पॉलिसी और स्टेट की सर्टेनिटी के माध्यम से निवेश की सेंटीमेंट सुस्त रहे। ये बजट उस विषय में बड़ा रीएश्योरिंग रहा है। मध्यवर्ती घरों में, मिडिल क्लास फैमिली में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा। हाँ, बजट मेरे लिए कष्टदायक नहीं है। ये जो सेंटीमेंट को बरकरार रखना, ये हम लोगों के सामने एक प्रमुख दायित्व था। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की बजट उस दिशा में एक सक्सेसफुल बजट हुई है, मैं उसको उल्लेख करना चाहूंगा। मित्रों, सारे की एक की फैक्टर है और कई दिनों से एक बात चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वेलफेयरिज्म की एक नया डेफिनेशन बनाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों की घर बनानी हो, हर एक घर में पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए नल में जल योजना हो, टॉयलेट बनाने की योजना हो, देश में से 50 करोड़ से ज्यादा नए जनधन बैंक खाता खुलाना और उसमें से नियर 60% महिलाओं को खुलाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए होती है। ये एक मध्यवर्गीयों का एक मन में विषय था। यह बजट के एक प्रमुख लक्ष्य था कि मिडिल क्लास सेंटीमेंट को, मिडिल क्लास स्पेंडिंग पावर को, मित्रों देश में बड़े लोगों के पास पैसा रहता है तो खर्चा कम होता है। नीचे की तबके के पास डे टू डे विषय में खर्चे में ही प्रायोरिटी रहती है। लेकिन इकोनॉमी को गति देने वाला, सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत देने वाला वर्ग होता है मध्यवर्गीय। घर में खर्चा करेगा, ऑटोमोबाइल्स में खर्चा करेगा,
डिजिटल गैजेट पे खर्चा करेगा, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करेगा, हेल्थ केयर में ही खर्चा करेगा, क्लॉथिंग में खर्चा करेगा, जिसके कारण एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट सारा सेक्टर में आएगा। वैसे ही एक स्ट्रैटेजी बजट में इस बार भरपूर उल्लेख हुई है। मित्रों, इसीलिए मैं कहूं इस बार बजट एक विन विन सिचुएशन की बजट है। बजट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भरपूर उभरी है। मैं अगर उसको थोड़ा मैं इस विषय को बजट स्पीच में से मैं कई विषय को ध्यान में देते हुए, लेकिन मैं 4-5 की एरिया जिसके कारण भारत की एक अर्थनीति में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, मिडिल क्लास सेंटीमेंट के लिए, इकोनॉमी को गति देने के लिए जो कुछ विषय इस बजट में उल्लेख किया गया है, मैं उसमें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कुछ विषयों को जो मेरे समझ में लगता है कि बार बार चर्चा होनी चाहिए, सामान्य वर्गों की समझ में आपकी शरण में इसलिए आया हूं बंगाल में कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से उसकी समझ बढ़ेगी। मित्रों, एग्रीकल्चर हमारी सरकार की एक प्राथमिक विषय है। मैं अगर मेरे को एग्रीकल्चर में सबसे कोई विषय प्रभावित किया है बजट भाषण में कि हमारी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 3 लाख रुपया तक होती थी, इसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख किया गया है। किसान क्रेडिट लिमिट को 5 लाख तक करवाया गया है, जिसमें 7.7 करोड़ किसान सीधा लाभ लेने वाले हैं। उसकी परिवार माने आबादी की 30-40% लोगों की सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके कारण आएगा। भारत में पल्सेस की अभी भी फ्लक्चुएटिंग करता है। भारत में आने वाले कुछ सालों के लिए तूर, उड़द, मसूर दाल के लिए एक आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन की इस बजट में उल्लेख किया गया है। भारत में जब तय होता है, भारत के किसान भारत की राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरा करती है। ये कई बार हमारे देश के किसानों ने प्रमाणित किया है। एक कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए अलग मिशन बनाना, भारत की कॉटन बेस्ड फार्मर्स के लिए इंडिजिनस फैब्रिक बनाने के लिए ये मिशन बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। एक एम्बिशियस प्रोग्राम जैसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की दायित्व कुछ साल पहले मोदी जी ने शुरू किया था, ऐसे ही विथ क्लियर कट बजट स्ट्रेटेजी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में नीचे रहने वाले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से में एवरेज से नीचे रहने वाले 100 जिले की एक ऑगमेंटेशन करना अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, धान हो, गेहूं हो, साग सब्जी हो, उस जिले में जो संभावना है, पल्सेस हो, मिलेट्स हो, जो उस जिले में संभावना है उस जिले में उसको महत्व देने के लिए एक स्पेसिफिक और अनेक कार्यक्रम में 4-5 स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बूस्ट लाके आएगा, मैं उसको उल्लेख किया। मित्रों, मैं देश की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। मैं शिक्षा विभाग में मैं प्रधानमंत्री जी को और अर्थमंत्री जी को बंगाल की धरती से भी धन्यवाद देता हूं दोबारा कि आज देश में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। अभी जो कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, पहली बार देश में लर्निंग आउटकम एक पॉजिटिव दिशा में इंडिकेशन कर रहा है। बच्चों की जो समझ है, उस समझ पिछले दिनों की तुलना में बढ़ रहा है। ये इस बार की जो आसर जैसे एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये प्रमाणित होती है। इसको गति देने के लिए उन सब ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये एनर्जी है, एनईपी एनर्जी के कारण ये अच्छे लर्निंग आउटकम आ पा रहा है। इस बार उस प्रकार की इंडिपेंडेंट असेसमेंट रिपोर्ट ने भी कहा है। इस बार बजट में
बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, इनोवेशन एक विषय बने स्कूली बच्चे में। इनोवेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड अप टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ओनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस और IITs. इनोवेशन इज ए इश्यू वेरी डियर टू स्कूल स्टूडेंट्स. इसको ये सब माने बच्चे की जो मानसिक विकास स्कूल से ही होती है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब अभी देश में बन चुके हैं। अटल टिंकरिंग लैब में 20 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में सीधा सीधा पैसा भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। देश में और 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब, यानी लगभग भारत में 2,25,000 ग्राम पंचायत है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खुल चुके हैं और 50,000 खुलेंगे। उसके अलावा साइंस लैब के लिए अलग पैसा जैसे आ रहा तो आते रहेगा, लेकिन इस अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 3-4 पंचायत के अंदर ऊपर एक क्लस्टर बन जाएगा, एक हब बन जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में हुई है। अटल टिंकरिंग लैब 50,000 तक ले जाना नया। हमारे देश में कुल मिला के IITs एक हाई स्टैंडर्ड की, ग्लोबल स्टैंडर्ड की रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में, इनोवेशन यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो चुका है। टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन तीनों काम करने वाले IIT इंस्टीट्यूशन एक नया लेवल पे विश्व में आ चुका है। इस बार की बजट में IIT स्टूडेंट नंबर जो आज 1,35,000 है, उसमें UG, PG और रिसर्च तीनों PhD, ये तीनों भर्ती काल में और 6,500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़े IITs में, इस बजट में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय भाषा आधारित शिक्षा, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को महत्व देने के लिए बहुत उल्लेख किया था। मित्रों, इस बजट में उसको विशेष करके हायर एजुकेशन में एक रूप देने के लिए, मोमेंटम देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना करके एक एम्बिशियस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें हम लोगों की लक्ष्य है कि मैं बंगाल में उसको उल्लेख करूंगा तो उसकी समझ और महत्व और ही बढ़ जाता है, क्योंकि बंगाल में बंगाली भाषा के प्रति जो स्पष्टता, जो आसक्ति, जो प्रतिबद्धता, क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड विजन बंगाली लैंग्वेज को लेकर इस समाज के लोगों की है, इसमें मैं आपको ज्यादा समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये वैज्ञानिक लोगों ने प्रमाणित किया है, विशेष करके साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रमाणित किया है, बच्चा अगर अपने मातृभाषा में ही पढ़ना और लिखना प्रैक्टिस कर पाएगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में, मौलिक चिंतन में बहुत ही विकास होगा। स्कूल एजुकेशन में तो हम उस विषय में काफी काम कर रहे हैं। NCERT अपने 15 कक्षों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में डिजिटल फॉर्म में प्रकाशित करने का योजना बना रही है। लेकिन इस बार ये जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम योजना लाई गई, UGC और देश की 250 यूनिवर्सिटियों को इन्वॉल्व करते हुए 25 प्रमुख यूनिवर्सिटी, हर एक राज्य में एक, और उनके नीचे 10-10 और स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्लस्टर बनाते हुए जो हमारी कोर्स है, UG में कोर्स है, PG में कोर्स है, रिसर्च के लिए रेफरल बुक की आवश्यकता होती है, उसको भारतीय भाषा में गुणात्मक डिजिटल फॉर्म पे किताब में परिवर्तित करना, इसीलिए एक इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है। मित्रों, अब तक AI हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है, विशेष करके एकेडेमिया में, एजुकेशन में। भारत सरकार ने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर
उसकी सीओई, एआई हेल्थ, एआई एग्रीकल्चर, एआई सस्टेनेबल सिटी के ऊपर चला रही है। इस बार उसको ऐड करते हुए एआई इन एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की तरीका, बच्चों की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों की असेसमेंट, बच्चों की इवैल्यूएशन, ये सारे में आने वाले दिनों में एआई की काफी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये क्या एग्जैक्टली होनी चाहिए, उसकी ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या बन रही है, भारत उसको पीछे ना रह जाए, इन ट्यून होने के लिए इस बार बजट में एआई फॉर एजुकेशन करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 करोड़ रुपया की बजटरी एलोकेशन में खुलने के निर्णय किया गया है। भारत में 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटल फॉर्म पे एक रिपोजिटरी बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन करके एक अलग मिशन बनाया गया है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, स्किल्ड इन इंडिया। भारत विश्व में एक युवाओं की देश है, उस युवा अवस्था को एक प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए भारत को वैश्विक स्तर के स्किल की स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। अनेक स्किल की प्रोजेक्ट राज्यों की, केंद्र सरकार की, विभिन्न विभागों की, प्राइवेट सेक्टर की, इंडस्ट्री की चल रही है। लेकिन भारत सरकार 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्किल सेंटर देश में बनाएगी। 2018 में एक एम्बिशियस रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो, PMRF। उन दिनों में 3000 बच्चों को इसकी लाभार्थी बनाया गया था। इस बार बजट ने 10,000 विद्यार्थियों को लाभ देने लायक देश के रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एक हाईएस्ट स्कॉलरशिप सिस्टम इस बजट में स्थापित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में किया गया है, देश में लगभग रूरल इलाका में, भारत की शहरी इलाका में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज इश्यू नहीं बचा है। भारत में 1,30,000 हाई स्कूल से, 1,30,000 हाई स्कूल रूरल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल से, विभिन्न राज्यों की, विभिन्न संस्थाओं की। ये सारे स्कूल में एक टाइम बाउंड पीरियड में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगाना, यानी स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाना। आज समग्र शिक्षा में हम स्मार्ट क्लासरूम पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गया है, लेकिन उसमें अगर इंटरनेट जुड़ेगी तो हमारे स्कूल के बच्चे दुनिया की नॉलेज ब्रिज के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए इस बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये किया गया है। मित्रों, 10,000 करोड़ रुपया की स्टार्टअप फंड ऑफ द फंड में इस बार अलग व्यवस्था किया गया है। एक स्कीम डीप टेक के लिए, अलग स्टार्टअप के लिए भी फंड की प्रोविजन किया गया है। एक नया योजना महिलाओं के लिए, 5 लाख महिला, SC, ST, इन लोगों को 2 करोड़ तक, पहले स्टैंड अप योजना होती थी, 1 करोड़ तक योजना की लाभ वो ले सकते थे, लेकिन इसको अभी उसकी सफलता को देखते हुए 5 लाख महिलाओं और SC, ST बच्चों के लिए 2 करोड़ तक लोन की बिना कोलैटरल गारंटी की लोन की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। तो 10,000 नए मेडिकल सीट इस साल ऐड किया जाएगा। 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीट ऐड किया जाएगा। इस साल 10,000 मेडिकल सीट आयोजन किया जोड़ा जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा, डायलिसिस 10 साल पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों की विषय था। आज डायलिसिस भारत सरकार की, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण डायलिसिस सेंटर अभी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई है। लोगों को बहुत बड़ी राहत उसके कारण है। ऐसे ही हमारे देश में कैंसर डिटेक्शन के लिए, जो एक बहुत बड़ा डरावना बीमारी आज समाज में है, 200 जिले में 200 सेंटर्स
देश में 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 200 कैंसर की अर्ली डिटेक्शन सेंटर के लिए व्यवस्था करने के लिए बजट में व्यवस्था किया गया है। मित्रों, सक्षम आंगनबाड़ी एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी व्यवस्था 8 करोड़ बच्चों के लिए पोषण 2.0 8 करोड़ बच्चे और 1 करोड़ माताओं की पोषण और उनकी गर्भधारण से लेके पोस्ट नेटल केयर के लिए एक सक्षम आंगनबाड़ी की कल्पना जोड़ा गया है और पोषण 2.0 की प्लान किया गया है। मित्रों, में जो मेरे दृष्टि से समाज के नीचे वर्गों को फायदा देगा, मध्य वर्गीय को फायदा देगा, जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं कुछ विषय उल्लेख कर रहा हूं अभी तक। गिग वर्कर हमारी इकोनॉमी की एक स्थायी व्यवस्था बन चुकी है। विभिन्न बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के नाम पे सप्लाई चेन में अपने एक नया दुनिया बनाने के लिए हमारी देश में 1 करोड़ गिग वर्कर जो जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनको एनहांस बैंक लोन, उनको यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अलग स्कीम चलाई जाएगी। मित्रों, हमारे देश में नल में जल देने के लिए जल जीवन मिशन की स्कीम को 2028 तक एक्सटेंड किया गया, जिसके कारण हम योजनाबद्ध तरीके से 70% पाइप वाटर स्कीम को क्लीन, जो बीमारी का एक प्रमुख कारण है ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भारत में सभी नागरिकों की मौलिक अधिकार जैसा है। घर, खाद्यान्न, पीने की पानी, बिजली, ब्रॉडबैंड, लोन लिंकेज, ये सब धीरे धीरे सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहा है। उस सैचुरेशन को आगे लेने के लिए 2028 तक हम 100% कवरेज की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मित्रों, एमएसएमई को गति देने के लिए विशेष करके मैं कलकत्ता में एक सेक्टर की नाम उल्लेख करूंगा, फुटवेयर एंड लेदर। उसमें अभी 4 लाख करोड़ रुपया तक टर्नओवर हो और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एक्सपोर्ट हो, जिसमें हमारे देश में एकदम सामान्य लोगों को फुटवेयर सेक्टर में, लेदर सेक्टर में काम करने वाले, और कलकत्ता में मानता हूं एक देश की उस लाइन की बहुत बड़ा खदीम, श्री लेदर, बाटा, ये सब की एक प्रकार से उत्पत्ति स्थल हमारी कोलकाता है। उससे जुड़े हुए उस सारे श्रमिकों के लिए, परिवारों के लिए इस बार बजट में एमएसएमई में काफी जोर दिया गया है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग, हमको मजबूरन कुछ साल पहले गलत नीति के कारण भारत में खिलौने को भी बाहर से लाना पड़ता था। आज तो खिलौना इंपोर्ट बंद हुआ है, एक्सपोर्ट शुरू हुई है। भारत की जो टॉय की इकोसिस्टम है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग को एक गति देने के लिए इस बजट में उल्लेख किया गया है। भारत में लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए अनेक स्कीम्स के अंदर मैं एक स्कीम को उल्लेख करना चाहूंगा। भारत में लॉन्ग टर्म राज्य सरकार एसेट बनाए, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को, अनेक प्रकार से एड हुआ। 1.5 लाख करोड़ रुपया की व्यवस्था सैकी में सरकार ने व्यवस्था की है। पहले 1 लाख था, इसको भी बढ़ा के 1.5 लाख तक करवाया गया है। मित्रों, उड़ान फेज 1 की सफलता दिखते हुए उड़ान स्कीम की फेज 2 की योजना की गई, जिसमें 120 नए डेस्टिनेशन की भी प्लानिंग किया जा रहा है। आज मैं मानू बंगाल में कोलकाता तो था ही पुराना, सिलीगुड़ी, हमारे बागडोगरा पहले से था, लेकिन इन दिनों में हमारे दुर्गापुर की ओंडाल एक दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा एयरपोर्ट करके बंगाल में डेवलप हुआ है। लेकिन ये संख्या और भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए उड़ान में 120 नए डेस्टिनेशन, जिसके ऊपर भारत सरकार की सब्सिडी स्कीम भी चलेगी, इसमें विशेष करके मैं मानता हूं ईस्टर्न इंडिया सबसे ज्यादा फायदा लेगा। शिप बिल्डिंग कलकत्ता के लिए नया विषय नहीं है।
पहली बार शिप बिल्डिंग को भारत सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेटस दिया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में शिप बिल्डिंग की कारोबार भारत में बढ़े। शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग, शिप मेंटेनेंस, ये एक बहुत बड़े अर्थनीति विश्व में है, उसको भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर पे हम लोग लेके आए, ये इस बार बजट में उल्लेख किया गया है। मित्रों, टूरिज्म बजट की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया सदैव रही है। भारत सरकार ने तय किया है 50 देश भर में 50 इंपोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए भारत सरकार उसमें मदद करेगी। मित्रों, एक माइनिंग सेक्टर में मैं बंगाल में भी जब हूं, माइनिंग सेक्टर के बारे में एक विषय कहूं, 2 विषय इन दिनों में उल्लेख किया गया है। एक क्रिटिकल मिनरल मिशन अलग से बनाई गई है। भारत की पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी, रेयर अर्थ की एक अकूत भंडार है। बंगाल की सी कोस्ट लो, उड़ीसा की लो, आंध्र की लो, तमिलनाडु की लो, केरला की लो, रेयर अर्थ की अकूत भंडार को अभी देश में एक मिशन मोड पे एक वैल्यू एडिशन तक कन्वर्ट करना, उसको ओपन अप करना, इस मिशन की प्रमुख भूमिका रहेगी। ये केवल रेयर अर्थ नहीं, भारत में अनेक भूखंड में, फिर भी मैं कहूं इसी इलाका में जहां हम लोग बैठे हैं, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, रेयर अर्थ की पर्याप्त डिपॉजिट ही है, लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी के अभाव से इसकी वैल्यू एडिशन, उसकी मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ईस्टर्न इंडिया को सबसे फायदा इसी क्रिटिकल मिनरल मिशन से देगी। यहां तक भी इस बार बजट में जो हमारी आयरन ओर है, कोल है, अभी तो उसका जितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसकी टेलिंग से भी और मोनेटाइज किया जाए, माने उसकी वेस्ट में से ही कुछ चीज निकाला जाए, ये इस बार की बजट में भी उसकी उल्लेख किया गया है। मित्रों, मध्य वर्गीय को सबसे ज्यादा कंसर्न रहती है मेरे ऊपर सरकार की टैक्स कितना लगेगी।